हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना कैसे है, उसके वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस है वो कैसे निकालना है, वो सब हमने सीखा था। हमने एक मेथड सीखे थे कुछ। सबसे पहला जो मेथड था हमारा था ग्राफिकल मेथड। तो यूजिंग ग्राफ पेपर हम लोग दोनों लाइंस को यानी दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करते थे ग्राफ पेपर पे और उस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस निकालते थे। याद होगा तो मैंने कुछ नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी पे भी कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बताए थे कि जब दो लाइंस पैरेलल हो तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हो तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, और अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हो तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो ये सब मैंने ऑलरेडी तुम्हें कवर कर लिया था। आज के क्लास में अपन कवर करने वाले हैं उसका जो नेक्स्ट वाला मेथड है, जो मैंने टेबल एक फ्लो चार्ट बनाया था, एल्जेब्रिक मेथड्स। अब बिना ग्राफ पेपर के सॉल्यूशंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या है कि हर बार तुम लोग सोल्यूशन जब निकालते हो तो हर बार तुम एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे सोल्यूशन नहीं बोल सकते हो। जैसे कि इंटीजर सोल्यूशन निकालना बहुत आसान रहता है कि अगर इंटीजर एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है जैसे कि 2,3, 3,-5, 4,1 जो भी है, तो ये सब इंटीजर पॉइंट्स है, इनको ग्राफ पेपर पे निकाल सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोल्यूशन हो सकते हैं 17/3, 14/3, 12/9, ऐसे टाइप के कुछ सोल्यूशन अगर होते हैं तो ये सब देख सकते हो कि फ्रैक्शनल सोल्यूशन है। कि इनमें क्या होगा कि जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो तुम्हारा ग्राफ पेपर पे जो पॉइंट बनेगा वो एग्जैक्ट तुम बता नहीं सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि वो ग्राफ पेपर में अगर सपोज 5/3 की वैल्यू होती है तो 5/3 की वैल्यू क्या होती है 1.6 ऐसी कुछ वैल्यू होती, ठीक है, 1.6666 कुछ वैल्यू होगी। तो जब ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट जो है वो 1.6 और 1.7 के बीच में कहीं ना कहीं तो मार्क होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल नहीं सकते कि 1.66666 जो भी है रिकरिंग डेसिमल, तो वो वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। तो उन सब वैल्यूज को निकालने के लिए जो भी नॉन फ्रैक्शनल, जो भी नॉन इंटीजर वैल्यूज होती है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, उनको निकालने के लिए हम लोग यही वाला मेथड यूज करते हैं जो कि है एल्जेब्रिक मेथड। इसमें हम थोड़ा भी ग्राफ पेपर का यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग बस नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व कर करके आंसर निकालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तीन मेथड्स है। सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर मैंने लिखा था एलिमिनेशन मेथड, और याद होगा तो एक और थर्ड मेथड मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि तुम्हारे सिलेबस में से हटाया गया है। लेकिन मैं तभी भी तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आगे भी काम आते जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ एक तुम्हें एक्स्ट्रा एक एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा उस थर्ड टॉपिक में, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो नाम में ही है कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग कुछ। तो यहाँ पे अपन कुछ क्या करेंगे कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद होगा तो हमारे पास हर एग्जांपल में दो लीनियर इक्वेशंस तो रहेंगे ही, ठीक है। नाम ही इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और दो वेरिएबल्स में ही रहेगा, इसलिए इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने यहाँ पे दो स्टेप्स लिखे, तुम्हें ये दो स्टेप्स ही हमेशा फॉलो करना है। बहुत सिंपल मेथड होता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा एग्जांपल में जंप करता हूं, उससे मैं इसको दोनों स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट पार्ट ऐसे पार्ट बाय पार्ट एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वेरीफाइड। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करोगे इसको वेरीफाई? तो सबसे पहले देखो, वी फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर तुम्हें निकालना है, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना पड़ेगा यूजिंग वन इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन तुम लोग चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चूज करता हूं फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो x + 8y = 19 है। तो यहां से क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल तुम पकड़ो, जैसे कि अगर तुम्हें x पकड़ना है x पकड़ो, y पकड़ना है y पकड़ो। तो इस वेरिएबल को तुम्हें दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x = 19 - 8y, राइट। तो ये बन जाएगा x की वैल्यू। अब ये देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर 19 - 8y है, देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने। वी फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। अब ये जो x वेरिएबल जो x की वैल्यू आई है, ये उठा के तुम दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो देख सकते हो कितना आसान होने वाला है क्वेश्चन। देखो, तो यूजिंग substitute the value of x in second equation। तुम चाहे तो जब स्टार्ट करोगे तो ऐसे मार्क भी कर सकते हो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इस तरीके से ऐसे कुछ मार्क कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये बस लिखने के तरीके होते हैं। स्टेटमेंट्स में लिखना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जितना ज्यादा लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, उतने तुम्हें मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये फंडा है, ठीक है। तो देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में देखो ये x वेरिएबल है,
तो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, x की जगह पुट करो 19 माइनस 8y प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो देख सकते हो पूरी कहानी अभी एक ही वेरिएबल में हो गई है y, और वही स्टेप 2 कह रहा था, देखो दिस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज सब्स्टिट्यूटेड इन द अदर इक्वेशन। तो ये जो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल है इसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देख सकते हो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है विच कैन बी सॉल्व इजीली, जो कि तुम्हें आता ही है सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई 219 38 216 और 28 16 16y बन गया प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो देख सकते हो 38 माइनस 16 प्लस 11 तो ये बन जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 28। 28 को इधर भेजो, 5y को उधर भेजो, ट्रांसपोज करो उधर उधर, माइनस 5y यहाँ पे आएगा तो प्लस 5y, ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 5y। 5 को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में तो 10/5 हो जाएगा इज इक्वल टू y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं y को इधर लिख रहा हूँ, 10/5 कितना होगा 2। तो देख सकते हो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है, ठीक है। तो 2 आ गई है, तो 2 यहाँ पे अगर आ गई है, तुम्हें क्या दोनों वैल्यूज निकालनी होती है ना, सॉल्व करने बोला है तो तुम्हें x और y दोनों निकालना है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक वैल्यू आ गई है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो तुमने पहले लिखा था इसका यूज कर लो, ठीक है। या फिर तुम अगर ये नहीं करना यूज, ये भी यूज कर सकते हो, बस किसी भी इक्वेशन में से, कोई भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप x की वैल्यू आएगी। सब्स्टिट्यूटिंग, ये बस लास्ट में निकालने के लिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, या फिर इसमें इसको भी लिख सकते हो थर्ड ईयर का और उसको भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सीधा इसी का यूज कर रहा हूं, तुम चाहिए तो इसका भी यूज कर सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y, तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8 इंटू y की वैल्यू 2 आ गई है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 19 माइनस जो कि है 16, तो x की वैल्यू आ गई है 3। तो देख सकते हो हमने दोनों सोल्यूशन निकाल लिए हैं, मतलब 3, जो 2 पॉइंट है वो अपना इस इक्वेशन, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन को भी उसने बोला है कि वेरीफाई भी करो, तो कैसे वेरीफाई करो, तुम यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, लिखो यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखना है इसके नीचे, या फिर इसके पहले ये तो लिख लो कि द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 3, 2, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये भी लिख सकते हो, बस अपने ओन स्टेटमेंट्स में तुम लोग एक्सप्रेस करना है आंसर को। फिर इसके बाद उसने हमें वेरिफिकेशन पूछा है, तो यहाँ पे सब हेडिंग डाल देना वेरिफिकेशन, ठीक है। फॉर वेरीफाई हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी ये दोनों वैल्यूज आई है हम लोग दोनों इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में। जैसे कि देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, और चेक करेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है LHS और RHS। तो देखो LHS कितना आ रहा है 3 प्लस 8 इंटू 2, तो 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से वेरीफाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं, 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28 दिया है, तो x की जगह 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 11 y की जगह 2 पुट करो तो 11 इंटू 2 22, तो ये कितना बन रहा है 6 प्लस 22 इज इक्वल टू 28, मतलब परफेक्ट है। हेंस बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट, हेंस वेरीफाइड। ऐसे फाइनली तुम्हें लिख के खत्म करना है। बस याद रखना यहाँ पे लिखना कैसे है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इन बोथ इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेना यहाँ पे इस तरीके से, LHS इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। फिर यहाँ पे भी LHS इक्वल टू दिस इज इक्वल टू RHS आएगा लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से तुम्हें एक्सप्रेस करना है। और भी अपन कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, पहले तुम इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। आज बस इसका फर्स्ट मेथड करने वाले हैं, सेकंड मेथड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा आज वापस से, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर होगा और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। लिखो इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि याद होगा तो लास्ट क्वेश्चन में तुमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देख सकते हो कि ये मेथड बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि अपने को ग्राफिकल मेथड में थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा था कि ग्राफ बनाओ, दोनों लाइंस की इक्वेशन बनाओ, पॉइंट्स प्लॉट करो, थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। यूजुअली क्वेश्चन में मेथड प्रोवाइड किया रहता है कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, जो भी है प्रोवाइड किया रहेगा, फिर बाय ग्राफिकल मेथड। अगर प्रोवाइड नहीं किया है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में से कोई यूज करना है। जो सिंपल होता है उसी को यूज करो हमेशा, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो, ठीक है। अब देख सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग तभी भी, वो जो फर्स्ट पार्ट था इसका एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, उसको उसके जो आंसर आए थे वो भी इंटीजर आए थे। तो देख सकते हो ये इंटीजर वालों को भी कर सकते हैं,
इनफैक्ट वो फर्स्ट वाले पार्ट को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये जो मेथड फर्स्ट एग्जांपल मैंने जो भी कराया है उसको अपन ग्राफिकल से भी कर सकते थे, लेकिन हमें इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करने बोला है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। ठीक है, तो चलो और भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको भी अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। तो देख सकते हो, अब फर्स्ट वाले को तो ग्राफिकल में ड्रॉ करना आसान रहता, लेकिन ये सेकंड वाले को ग्राफिकल में ड्रॉ करने में थोड़ी सी हालत खराब हो जाती, क्योंकि यहाँ पे इरैशनल टर्म्स है कुछ। तो ऐसे इरैशनल टर्म्स को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 5y। मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे टर्म्स में लिख रहा हूं, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, तो x इक्वल टू माइनस रूट 5y बाय रूट 2। तो देख सकते हो मैंने x की वैल्यू यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल दी है। अब क्या, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमेशा फर्स्ट, ये हमेशा सेकेंड, तो इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, रूट 6 x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे माइनस रूट 5y बाय रूट 2। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स अपने आप में छोड़ रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले इससे स्टार्ट करोगे, फिर इसके बाद ये लिखोगे, मैं सीधा लिख रहा हूं तो तुम लोग समझ जाना अच्छे से। ठीक है, रूट 15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो रूट 6 इंटू रूट 5 डिवाइड बाय रूट 2, तो देख सकते हो यहाँ पे रूट 2 है, ये 6/2 हो जाएगा, तो 6/2 अंदर में 3 आ जाएगा, तो देख सकते हो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 5, राइट। रूट 3 ये बन गया, रूट 5 और एक y बचा है, प्लस रूट 15y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस रूट 15y प्लस रूट 15y इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो यहाँ पे ये तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये y की वैल्यू कोई भी पुट करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसको y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, कि इसकी y की वैल्यू है क्या। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा लोकेशन क्यों लिया है, क्योंकि अब देखो समझ में आएगा तुम लोग। जैसे कि अगर तुम रेशियो लेते हो, याद होगा तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सब रेशियो मैंने तुम लोगों को सिखाए थे। तो a1/a2 इसका रेशियो ले लो, तो रूट 2 बाय रूट 6, तो ये कितना बन रहा है 1/√3, राइट। फिर यहाँ पे b1/b2 अगर लोगे तो b1/b2 पे कितना आ रहा है, देखो b1/b2 रूट 5 बाय रूट 15, ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1/√3। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख के चेक करना, तो देख सकते हो ये दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों लाइन जो है वो दोनों सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों के रेशियो सेम है। अगर तुम यहां से रूट 3 कॉमन लेते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे रूट 3 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे रूट 2, यहां से रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट 5 बचेगा, तो रूट 3 कॉमन लेके ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2x प्लस रूट 5y इज इक्वल टू 0। देखो यही तो इक्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, वन एंड द सेम थिंग कन्वे कर रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन बना, तो दो इक्वेशन बन ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब इसका जो अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन की मतलब निकालोगे कैसे इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। इसका सोल्यूशन अगर बोलोगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आता है ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई के तुम इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके यहाँ पे लिख देना सेकंड वाले के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ के अच्छे से समझना अच्छे से इसको। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हुई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तुम लोग को यहाँ पे मैंने यहाँ पे C1/C2 का रेशियो नहीं लिया है, क्योंकि एक 0/0 जो क्वांटिटी होती है वो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, इसलिए मैंने वो इक्वेशन लिया ही नहीं। यहाँ पे तुम लोग बोलोगे a1/a2 और b1/b2 सेम है, तो C1/C2 निकालने मैंने कहा था। लेकिन C1/C2 अगर देखोगे तो C1 और C2 दोनों 0 है, तो 0/0 रेशियो लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि 0/0 की जो वैल्यू रहती है वो हम लोग इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर का जो 0 रहता है वो बोलता है कि 0 की तरफ ले जाऊंगा, एंड डिनोमिनेटर का 0 बोलता है कि नॉट डिफाइन करूंगा, तो दोनों में अनबन हो जाती है कि मतलब ये 0 जाएगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम लोग 0/0 की वैल्यू डिफाइन ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि C1/C2 यहाँ पे निकाल ही रहा हूं मैं। इसके बिना ही मैंने चेक किया कि दोनों इक्वेशन सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इसमें से तुम लोग क्या करो, √3 को कॉमन लेकर ट्रांसपोज कर दो, तो देख सकते हो दोनों इक्वेशन सेम है। तो दोनों इक्वेशन सेम है तो एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और एक इक्वेशन अगर बनाते हो ग्राफ पे तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस सेकंड पार्ट के लिए तुम लोग लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर एक थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। 3x माइनस 4y/2 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे इसका सोल्यूशन? सेम मेथड, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3x माइनस 4y ट्रांसपोज करो 2 को उससे तो 20 बन जाएगा, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे दूसरे को 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2 8, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। बस अब एक वेरिएबल को दूसरे में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 20, 4y को ट्रांसपोज किया, 3 को भी ट्रांसपोज करो, x इक्वल टू 4y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3। तो देख सकते हो x की वैल्यू आ गई है। तुम चाहिए तो इसको थर्ड इक्वेशन बोलना है तो बोल सकते हो, वैसे फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेम ही है, बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है टर्म्स को। तो x की वैल्यू अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो 3 यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं, तो 4y प्लस 20 बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा नहीं है, तुम्हें लिखना है अच्छा स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये सब लिखते जाओ। देख सकते हो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल बन चुका है। 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 8। तो 4y प्लस 2y कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6y, और 20 को उससे ट्रांसपोज करो तो 8 माइनस 20, तो 6y इज इक्वल टू कितना बन रहा है, माइनस 12। तो y की वैल्यू माइनस 12 बाय 6, मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस 2। अब बस x की वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 इंटू माइनस 2 प्लस 20 बाय 3। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट तुम्हें करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। x की वैल्यू आएगी माइनस 8 प्लस 20, तो 12, 12 बाय 3 4। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है, 4 माइनस 2। तो अगर ग्राफिकली इसको भी प्लॉट करते हो तो ग्राफिकली भी कर सकते हो, उस पर भी ये इंटीजर पॉइंट आएगा 4 माइनस 2। इनको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे, जो भी वैल्यू आई है 4 और माइनस 2 दोनों इनिशियल इक्वेशन में पुट करो। जैसे कि देखो 4 पुट करो और माइनस 2 पुट करो, x की जगह 4, y की जगह माइनस 2, तो 4 3 12, y की जगह माइनस 2, तो प्लस 8 बन जाएगा, 12 प्लस 8 विच इज 20, और 20 डिवाइड बाई 2 10। तो देख सकते हो LHS और RHS दोनों मैच कर रहे हैं। सिमिलरली 4 को माइनस 2 इसमें पुट करो, तो 4 3 12, और 12 और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 इज 8 एंड 8 डिवाइड बाई 4 इज 2, हेंस LHS RHS मैच हो रहे हैं। तो देख सकते हो सेकंड और थर्ड एग्जांपल को भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फोर्थ वाला एग्जांपल। तो अब तुम सोचोगे फोर्थ वाले एग्जांपल को कैसे करना है, तो तुम्हें इसको देख के पता चलना चाहिए कि ये तो ग्राफिकली अप्रोच पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ए बी कुछ अननोन कॉन्स्टेंट्स दिए हुए जो हमें पता नहीं है, तो हम लोग ग्राफिकली इसको प्लॉट कर ही नहीं सकते, उसको बहुत डिफिकल्ट होगा, इसको पॉसिबल ही नहीं करना ग्राफिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक ही तरीका यूज करना पड़ेगा, वो है सब्स्टिट्यूशन, या फिर अगर अभी तक पढ़ा नहीं है एलिमिनेशन, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो देखो सबसे पहले सेम चीज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इधर भी bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू एक भी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के उसमें से x की वैल्यू निकालो, तो ax इज इक्वल टू a माइनस बी वाई को ट्रांसपोज किया, तो x की वैल्यू a माइनस बी वाई बाय ए। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको थर्ड इक्वेशन तुम्हें बोलना है तो बोल सकते हो। अब ये सब्स्टिट्यूट, ये जो x की वैल्यू आई है इसको अपन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो देखो क्या मिलेगा, x तो क्या है a माइनस बी वाई बाय ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली थी उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब पूरी कहानी y में बन चुकी है, बाकी a एंड b तो कॉन्स्टेंट्स ही है, कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स है। बस यहाँ पे भी तुम्हें ब्रैकेट ओपन करके एलसीएम लेना है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई बाय ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो तुमने ये सब चीजें तो ऑलरेडी पहले भी सीखी है कि जब अपॉन में कुछ आ रहा है तो पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन या फिर मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे अगर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम्हें अगर लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए। तो इस तरीके से बन जाएगा ये। तो ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो देख सकते हो ए बी और ए बी अगर इसको राइट हैंड साइड भेजोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट ऐसे ही कर दे रहा हूं, जो बचेगा सबको उधर भेजो। y यहाँ पे कॉमन आ रहा है देखो, तो माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजने वाला हूं और यहाँ पे माइनस वाई कॉमन ले लो। ठीक है, तो माइनस वाई कॉमन बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म में से मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इस तरीके से ये दोनों टर्म में से मैंने माइनस वाई कॉमन लिया है, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर को उधर भेज दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व होते हुए बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो उस साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख सकते हो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। तो ये बन रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ही y की वैल्यू -1। तो y की वैल्यू एक बार -1 आ गई है, तो तुम्हें क्या करना है, y की वैल्यू -1 उठा के इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलो पुट करते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ y। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन द थर्ड इक्वेशन वी गेट a माइनस b इंटू -1 अपॉन a। तो इस तरीके से अभी सॉल्व करते हैं इसको। x की वैल्यू a माइनस बी प्लस बी अपॉन ए, तो माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू बनेगी a बाय ए और a और a भी आपस में कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। हेंस आंसर आ गया देखो 1, -1। तो देख सकते हो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का भी आंसर आना पॉसिबल होता है। तो इसमें अभी तुम्हें वेरीफाई करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 और -1 पुट करो। चलो a इंटू 1 a, b इंटू -1 माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है, मतलब एलएचएस मैच। इधर भी देखो 1 और -1, तो b इंटू 1 b, a इंटू -1 प्लस ए, तो b प्लस ए माइनस बी, वापस से सारे टर्म्स कैंसिल इक्वल टू 0 आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अभी और भी कुछ अलग टाइप के मैं एग्जांपल्स लूंगा। ये तो तुम्हें सबको अभी मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा कुछ इस पे, तो उस पे सारे क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे प्रैक्टिस करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको तुम छोड़ना नहीं है, तुम्हें अच्छे से पूरा सॉल्व करना है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल ही है, बस तुम्हें एक उठा के दूसरे में पुट करना है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मैं कुछ अभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी, और फिर खत्म करते हैं। लिख लो इसको सबसे पहले। चलो फिर आज के क्लास एग्जांपल कवर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया है, और भी कुछ एग्जांपल्स करने थे मेरे को, लेकिन तो तुम लोग को होमवर्क देता हूँ उस पे तुम होमवर्क पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। आज का होमवर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे फर्दर जो टॉपिक जो भी रहेंगे, आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेंगे, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये जो एल्जेब्रिक मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड्स, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन रहने वाले हैं तुम लोग को, कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, तुम्हें सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल एक वर्ड, आज का एक लास्ट एग्जाम्पल एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ। डिफिकल्ट नहीं है, बस इस वर्ड प्रॉब्लम को तुम्हें क्या है, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो तुम्हें याद रखना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद सॉल्विंग करने की कहानी तो बाद में है, जो कि अभी मैंने तुम लोग को सिखाई है 4 एग्जाम्पल्स लेके। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। Romila went to a stationery shop and purchased 7 pencils and 3 erasers for ₹37. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 6 pencils and 5 erasers of the same kind. ठीक है, for ₹39. Find the cost of each pencil and each eraser. तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालना क्या है, उसको देखो, अननोन क्वांटिटी उसी को मानेंगे। Let the cost of each pencil be ₹X, ये मैंने अननोन माना है, एंड ईच इरेजर बी ₹Y। तो देख सकते हो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनने वाले हैं, क्योंकि सोनाली ने भी एक परचेज किया है कुछ, और रोमिला ने भी कुछ परचेज किया है। तो सबसे पहले किसने परचेज किया था, रोमिला ने परचेज किया। ठीक है, तो यूजिंग दीज डेटा हम लोग क्या करने वाले, डेटा ये जो भी दिया है, हम लोग कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने वाले हैं। तो देखो, एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹X, तो रोमिला ने 7 पेंसिल लिए हैं,
तो उसको कितना कॉस्ट लगा होगा 7x फॉर पेंसिल्स। सिमिलरली एक पेंसिल का कॉस्ट y है, 3 इरेजर्स है तो 3y, और टोटल मनी कितना कॉस्ट हो गया उसके पास 37। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है सबसे फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें बाय डिफॉल्ट खुद से लिखना है, एक्सप्रेस करना है कि यूजिंग गिवन डेटा इन द क्वेश्चन वी कैन फॉर्म इक्वेशंस एज फॉलोज। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हो फॉर सोनाली ने जब उसको देखा उसने भी बाय किया। क्या बाय किया, 6 पेंसिल्स बाय किए, तो 6 इंटू एक्स, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 6 पेंसिल 6x प्लस 5 में इरेजर्स हैं तो 5y इज इक्वल टू 39। तो देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस तैयार हो चुके हैं। अब तुम लोग क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब तुम्हारे इसमें मेथड यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम मेथड दिए नहीं होते हैं, तो मेथड जब भी अगर कुछ दिया नहीं है तो ग्राफिकली करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो मेंशन नहीं कर रहा है कि ग्राफिकली करो। अगर ग्राफिकली मेंशन किया है तो तुम्हें उसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे लिख देता हूं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि पहला इक्वेशन लेते हैं, उसमें से किसी एक की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7x प्लस 7x x की वैल्यू निकाल रहा हूं इज इक्वल टू 37 माइनस 3y। 7 की वैल्यू यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो मुझे 37 माइनस 3y बाय 7। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे इस तरीके से, इसको तुम चाहे तो थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो। अब ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देखो ये सेकेंड इक्वेशन ये वाला है और x की वैल्यू, तो सबसे पहले लिख लेता हूं सेकेंड इक्वेशन 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 39। तो बस x की वैल्यू पुट करते हैं 37 माइनस 3y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 39। तो चलो यहाँ पे सबको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन रहा है देखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना 6 इंटू 37, तो क्या बनेगा 7 6 42, 6 3 18, 18 और 4 तो 222, राइट। 6 6 42 बराबर 6 3 18 और अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 39। अब देख सकते हो अपॉन में 7 है, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। स्टेटमेंट कुछ लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें अपने आप खुद से लिखना है। 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 5 से 35 आए, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 9 से 63, 6 कैरी तो 7 3 से 21, तो ये बन जाएगा 273। बस अब कैलकुलेट करो, 222 को राइट हैंड साइड में भेजो, 35 माइनस 18, तो 35 माइनस 18 कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 17y, राइट। और 220 को उधर भेजोगे, 273 माइनस 222 तो कितना बन रही है, ये 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 5, तो 17y इज इक्वल टू 51, हेंस y की वैल्यू 51 बाय 17, और ये कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो देख सकते हो y की वैल्यू आ रही है 3। अब ये वैल्यू उठा के मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पे पुट करूंगा। तो देखो उसको भी करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे उठा के पुट कर रहा हूं 37 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू है 3 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 37 माइनस 9, और 37 माइनस 9 कितना हो जाएगा 28, तो 28 बाई 7, तो x की वैल्यू क्या है 4। तो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3, हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹4 एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज ₹3, हेंस सॉल्व। इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। तो तुम्हारा बस बेसिक अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमेशा जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिखता है उसको सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। बाकी तो उसका कहानी तो तुम लोग सीखे ही हो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो। ठीक है, तो इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो, मैंने आज होमवर्क में डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, उसको पूरा का पूरा अच्छे से करोगे और सब लोग मुझे भेजोगे इसके आंसर्स। मैंने उसके आंसर्स भी अटैच किए हैं, लेकिन सब लोग मुझे सॉल्व करके अच्छे से भेजेंगे, जितना भी एक साथ भेजेंगे। ठीक है, और उसमें अगर कोई भी डाउट रहा तो पूछो, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मेथड चालू करने वाले हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो लिख लो इसको। आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।